गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइज। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ऑफ 23 मई 2022। तो गाइज जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। गाइज पेंडलम ईडीयू आपके लिए लेकर आया है बैंकिंग अवेयरनेस की बुक, जो आपकी जुलाई से दिसंबर की पूरी न्यूज़ का कंपाइलेशन है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर आपके रहते हैं, मंथली बैंकिंग अवेयरनेस रहते हैं। वेबसाइट पे आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स का लिंक भी गिवन है। इसके अलावा हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक भी अवेलेबल है फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। ये आपका हार्ड कवर में भी है एंड ई बुक की फॉर्म में भी है। उसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। वेबसाइट जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ठीक है, वेबसाइट पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज़। तो आपको इसमें 6 फुल लेंथ 5 सेक्शनल 4 करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। एंड इसके अलावा इसमें आपको हाफ ईयरली करंट अफेयर की ये वाली ई बुक भी मिल रही है। तो गाइज़ आज ही इसको परचेज़ करिए। अगर आप इसमें कोड लगाएंगे पेंडलम ईडीयू तो आपको 20% इस पर डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बढ़ते हम लोग न्यूज़ की तरफ। First question is, which country's election body will lead the democracy cohort on election integrity in association with 100 democratic countries? किस देश का चुनाव निकाय 100 लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से चुनाव समग्रता के बारे में लोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व करेगा? जापान, श्रीलंका, फ्रांस एंड इंडिया। गाइज अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए मुझे। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। सो अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मौका मिला है यहाँ पर डेमोक्रेसी कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी को लीड करने का इन एसोसिएशन विद 100 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस जो ये आपका कोहोर्ट होने वाला है, डेमोक्रेसी कोहोर्ट, इसमें अपनी जो भी नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, उस सबको शेयर करेगा अदर कंट्रीज़ के साथ जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो डेमोक्रेसी कोहोर्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ समिट फॉर डेमोक्रेसी। समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है आपका स्टार्ट किया गया था एज अ 2 डे वर्चुअल इवेंट। ये स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2021 में, लेकिन अब ये पूरा साल भर का एक जो है प्रोग्राम हो गया है। एंड एज पार्ट ऑफ दिस ये डेमोक्रेसी कोहोर्ट हो रहा है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लीड करेगा। इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रेनिंग देगा और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करेगा जो अदर कंट्रीज़ की इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं उनके लिए। सो यहाँ पर बेसिकली नॉलेज शेयरिंग एंड जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का जो भी शेयरिंग है वो यहाँ पे किया जाएगा। न्यूजीलैंड, फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इस कोहोर्ट को ज्वाइन करने का। सो ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी था, इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया था? यूएस के द्वारा किया गया था। तो समिट फॉर जो डेमोक्रेसी है, समिट फॉर डेमोक्रेसी में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था एंड सेकेंड पॉइंट इज कि इसको होस्ट किसने किया था? यूएस ने होस्ट किया था। करंटली हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो चेंज हो गए हैं। अभी करंटली कौन है? राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। पहले ये सीनियर इलेक्शन कमिश्नर थे बट अभी इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक कैसी बॉडी है मुझे बताएंगे? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसका जो मेंशन है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में किया गया है। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 324 में किया गया है, ठीक है। एंड इसमें अभी जो भी पहले तो अलग अलग यहाँ पे केसेस थे, अभी जो करंट सिचुएशन है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 को हुआ था एंड इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट जैसे मैंने कहा प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है एंड टेन्योर जो है यहाँ पर 6 साल का होता है इनका, याद रखिएगा, ठीक है। कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बेसिकली जो इलेक्शन कमिश्नर है, सो उनका टेन्योर कितना होता है? 6 साल का होता है। रिमूवल कैसे किया जा सकता है इनको? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है उसी तरह से
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर से उनको हटाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, बात करें हम डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सिटीजन्स को राइट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का, पार्टिसिपेट करने का। सो बेसिक एलिमेंट्स आपकी क्या होते हैं डेमोक्रेसी की जब हम बात कर रहे हैं? सो वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। दूसरा, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तीसरा क्या है कि पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, जेन्युइन इलेक्शंस होने चाहिए, और उसमें यूनिवर्सल सफरेज हो। यूनिवर्सल सफरेज आप समझते हैं कि सबको राइट टू वोट हो। ठीक है, सो यूनिवर्सल सफरेज हो। तो ये 3 असेंशियल एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के, तब हम कहेंगे कि हाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज की हम बात करें, हम लोग ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं गाइज? क्योंकि रिलेटेड चीज़ें हैं और आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपको एक रिविजन, सॉर्ट ऑफ रिविजन भी हो जाता है स्टैटिक पोर्शन का। सो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करें, एक तो होती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर आप अपने जो प्रतिनिधि होते हैं आप उनको चुनते हैं। ये आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म भी हो सकता है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, एंड पार्लियामेंट्री जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें डायरेक्ट लोगों का पार्टिसिपेशन होता है एंड जो भी लॉज बनते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करके बनाते हैं। इसके अलावा एक और टाइप का डेमोक्रेसी होता है, सेमी डायरेक्ट कहते हैं, जिसको हाइब्रिड या पार्टिसिपेटरी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसके अलावा जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लॉ बनना है, कुछ बनना है, तो उसमें जनता भी पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। सो रेफरेंडम के थ्रू पार्टिसिपेशन हो सकता है, इनिशिएटिव के थ्रू पार्टिसिपेशन हो सकता है। इनिशिएटिव यानी कि जब आप खुद लोग मिलके एक लॉ बनाना चाहते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं। रेफरेंडम यानी कि वोटिंग होती है कि किसी ने कंट्री ने कोई एक लॉ बनाने का सोचा है, कुछ डिसीजन लेने का सोचा है, वहाँ पे लोगों से वोटिंग कराई, तो वो रेफरेंडम होता है। तो इस टाइप से आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती हैं। 15 सितंबर को याद रखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हम सेलिब्रेट करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो ऑफ डैश इन द लास्ट फिस्कल ईयर। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में डैश का उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है। $80.57 बिलियन, $81.57 बिलियन, $82.57 बिलियन एंड $83.57 बिलियन। तो गाइज अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ये देखिए, सो इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। सो आप देख सकते हैं कि 1920 में USD 74.39 बिलियन था, 2020-21 में एफडीआई इनफ्लो भारत में 81.97 बिलियन था, एंड 2021-22 में इट हैज़ रीच्ड $83.57 बिलियन। ये अब तक का सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनफ्लो है एफडीआई का भारत में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज $83.57 बिलियन। सो अगर हम कंपेयर करें 2014-15 से 2014-15 में जो एफडीआई इनफ्लो था ये 45.15 बिलियन डॉलर्स था, एंड अब ये 85% इंक्रीज हो गया है 2021-22 में। इंडिया ने रिकॉर्ड किया है एफडीआई इनफ्लो ऑफ 45.15 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2014-15, जैसा मैंने बताया अभी आपको। एफडीआई इनफ्लो ये 20-fold इंक्रीज हुआ है सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2003 and 4। तो 2003-4 कंपैरिजन में 20 गुना बढ़ा है। 2003-4 में इंडिया में जो एफडीआई इनफ्लो था ये 4.3 बिलियन यूएस डॉलर्स था। इसके अलावा जो एफडीआई इनफ्लो है, हम सेक्टर वाइज अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये आपका 76% बढ़ा है इन कंपैरिजन टू द फिस्कल ईयर 2020-21, यानी कि लास्ट की हम बात करें 2020-21 से 2021-22 में 76% इंक्रीज़ हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलोन। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एफडीआई रेसिपिएंट रही हैं, सेक्टर्स जो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखिएगा कि एफडीआई इनफ्लो सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में है, पूछ सकते हैं आपसे। सो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टॉप रेसिपिएंट्स रहे। इसके अलावा इनके बाद किसका स्थान था?
सर्विसेज सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर हम स्टेट में देखें कि सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो कौन से स्टेट में था, तो कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है। इसके अलावा इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र और दिल्ली का। कर्नाटका का जो टोटल एफडीआई इनफ्लो में जो शेयर है वो 38% है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2021-22। तो याद रखिए 2-3 पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये आपके टॉप रेसिपिएंट सेक्टर बने हैं। इसके बाद सर्विस सेक्टर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर है। उसके अलावा कर्नाटका आपका टॉप स्टेट है जिसने एफडीआई इनफ्लो में मतलब टॉप किया है, वो स्टेट है। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का स्थान आता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इनमें से किसे एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार, सौरभ कौशिक, ज्ञानेश भारती एंड कौशल कुमार। बताएंगे फटाफट से कमेंट करके करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ज्ञानेश भारती। सो इनको न्यू अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा 1992 के बैच के IAS ऑफिसर हैं अश्विनी कुमार, इनको स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में। और जो ज्ञानेश भारती हैं इनको कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सो ये जो 3 सिविक बॉडीज़ हैं जिसमें आपका साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये 22 मई को मर्ज हो जाएंगे एंड जो यूनिफाइड कॉरपोरेशन बनेगा उसके कमिश्नर और जो ऑफिसर है स्पेशल ऑफिसर वो अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती हैं। ठीक है, मेन चीज़ क्या है नोट करने की कि 2011 में ये जो 3 आपके EDMC है, NDMC है, SDMC है, इन तीनों को ट्राइफरकेट किया गया था, 3 अलग अलग कॉरपोरेशन में बनाया गया था ईयर 2011 में। ठीक है, एंड कौन सा एक्ट पास किया गया था इसको लागू करने के लिए? दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। फिर इसके बाद अप्रैल 2022 में अभी प्रेसिडेंट ने एक बिल को एसेंट यहाँ पर दिया था, अपने हस्ताक्षर किए थे एक बिल पे, जो कि इन तीनों को मर्ज करने के लिए था। ये 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मर्ज कर दिया गया था। तो जो इफेक्ट आना है, दो मर्जर का इफेक्ट आना है वो 22 में से होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड लोक मिलनी प्रोग्राम फॉर ऑन द स्पॉट रेड्रेसल ऑफ द पीपल्स ग्रीवियंसेस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों के मौके पर निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। फटाफट से बताएंगे गाइस, जल्दी से। सो करेक्ट आंसर्स का ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज पंजाब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। एंड इसका मेन पर्पज़ वही है कि ऑन द स्पॉट जो भी जैसे सभाएं करते हैं और किसी ने अपनी समस्या बताई और उसका तुरंत निवारण किया, सो वही चीज़ यहाँ पर है कि ऑन द स्पॉट रिड्रेसल ऑफ द पीपल्स ग्रीवियंसेस। सो ये प्रोग्राम को पहले जनता दरबार के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। एंड जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है करेंटली कौन है? भगवंत मान है। इन्होंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस को कि जो आपका शगुन स्कीम से रिलेटेड जो भी आपके एरियर्स हैं, जो भी बकाया राशि है, उसको जारी किया जाए। सो जब ये स्कीम आपकी आ गई है चर्चा में तो जानना पड़ेगा ये स्कीम क्या है। तो शगुन स्कीम आपका आशीर्वाद स्कीम के नाम से भी जानी जाती है, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई एक स्कीम है। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। एंड इसमें क्या है कि जो भी लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करने वाली डॉटर्स हैं, उस परिवार में बिलोंग करने वाली डॉटर्स हैं, उनकी मैरिज के लिए 15,000 से 21,000 यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। सो इससे क्या होगा, इससे जो सेक्स रेशो है वो एक तो बढ़ेगा और जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो आपका उसमें कमी आ जाएगी। सो ये मेन पर्पज़ है इस स्कीम का, शगुन स्कीम का, याद रखिएगा। ठीक है, शगुन को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे शादी होती है तो हम शगुन देते हैं, सो बस वही है। ठीक है, यहाँ पे पंजाब सरकार शगुन दे रही है। ठीक है, ओके। अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें पंजाब गवर्नमेंट की, थोड़ी और देख लेते हैं।
आपको स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो माई भागो विद्या स्कीम, सो दिस एनकरेज एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो गर्ल का एनरोलमेंट रेशियो है, एक तो वो बढ़ाना है, दूसरा है कि वो उस स्कूल में लंबे समय तक पढ़ते रहें, बीच में ड्रॉप आउट ना करें। तो जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना है और एनरोलमेंट रेट को बढ़ाना है। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई भागो विद्या स्कीम। दूसरा है बेबे नानके लाडली बेटी कल्याण स्कीम। सो यहाँ पर क्या है, बेसिकली मेन पर्पज़ है कि जो फीमेल फीटिसाइड है उसको कर्ब करना है और जो गर्ल्स हैं उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसका मेन पर्पज़ है। बेटी कल्याण, लाडली बेटी कल्याण, ठीक है, बेटी का कल्याण करना है। कैसे कल्याण कर सकते हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। एक और है स्कीम आपकी आंगनवाड़ी वर्कर कार्यकर्ता बीमा योजना। सो आंगनवाड़ी में जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक बीमा योजना है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मैंने आपको बताया, अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है तो उसको पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कुछ पोर्शन शेयर जो है वो स्टेट का होता है, कुछ पोर्शन सेंटर का होता है। सो अंडर दिस स्कीम, इन द केस ऑफ नेचुरल डेथ ऑफ द इंश्योर्ड मेंबर इन अमाउंट ऑफ ₹30,000 यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। डेथ अगर ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो 75,000 दिया जाएगा। पार्शियल डिसेबिलिटी हुई तो 37,500 रुपीज़ दिए जाएंगे। एंड अगर कंप्लीट डिसेबिलिटी होती है ड्यू टू एक्सीडेंट तो वहाँ पे 75,000 प्रदान किए जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है किशोरी शक्ति योजना। सो यहाँ पर जो भी आपकी गर्ल्स हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 18 ईयर्स की, उसमें उनके हेल्थ स्टेटस को, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेहतर करने के लिए ये किशोरी शक्ति योजना शुरू की गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है। सो जैसा आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, मातृत्व सहयोग योजना, तो जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं या फिर जो बर्थ गिविंग मदर्स हैं उनके लिए ये योजना है, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल टी डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का विषय क्या था? सो हार्नेसिंग बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम फील्ड टू कप, टी विद एनर्जी, टी एंड इकोनॉमी बैलेंस एंड टी एंड फेयर ट्रेड। सो बताएंगे करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा। सो विषय क्या था इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा, दैट इज टी एंड फेयर ट्रेड। सो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है ये आपका 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि टी का अपना एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, ये कैश क्रॉप है एंड लेबर इंटेंसिव है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को देता है, प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो पुअर कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनके लिए एक अच्छा ये इनकम का स्रोत है। सो यूनाइटेड नेशंस रिकग्नाइज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। 2019 में इस दिन को पहली बार रिकग्नाइज किया गया। थीम मैंने आपको बता दिया है, टी एंड फेयर ट्रेड। टी एक बेवरेज है और ये किससे बनती है? एक प्लांट है, कैमेलिया सिनेसिस प्लांट, इससे ये बनती है। अगर हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात करें तो केन्या ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इसके बाद चाइना और श्रीलंका का स्थान आता है। अगर हम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें टी की, सो चाइना जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का वर्ल्ड में, इसके बाद इंडिया और केन्या का स्थान आता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइज, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। सो ये इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, टी इंडस्ट्री आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी जनरेट होते हैं जो कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, पुअर कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंडिगो? इंडिगो के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो मर्जान रिंटल, बेंजामिन स्मिथ, पीटर एल्बर्ट्स एंड केमिल अर्लिंग्स। सो करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा? इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, दैट इज पीटर एल्बर्ट्स। सो पीटर एल्बर्ट्स को बनाया गया है, ये अपना जो ऑफिस है ये एज्यूम करेंगे ऑन 1 अक्टूबर 2022। ये रॉनजॉय दत्ता का स्थान लेंगे जो 30 सितंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं। बात करें हम इंडिगो की, तो ये एक लार्जेस्ट एयरलाइन है भारत में बाय पैसेंजर कैरिड एंड फ्लीट साइज के अकॉर्डिंग। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? गुड़गांव हरियाणा में है। 2006 में ये फाउंड हुई थी। चेयरमैन करेंटली कौन है इसके? M दामोदरन है और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया है।
इसके अलावा एयर इंडिया के जो सीईओ हैं नए अपॉइंट हुए हैं, कौन हुआ है? कैम्पबेल विल्सन। ठीक है, न्यूजीलैंड के हैं ये कैम्पबेल विल्सन, इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले इल्कर एयासी को किया गया था लेकिन उन्होंने ऑफर को टर्न डाउन कर दिया था बाद में। तो करेंटली सीईओ जो एयर इंडिया के हैं वो है कैम्पबेल विल्सन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू मैनेज अफेयर्स ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति का गठन किया है, प्रशासकों की समिति। सो इसके प्रमुख कौन है? AR दवे, SY कुरैशी, भास्कर गांगुली एंड प्रफुल्ल पटेल। सो बताएंगे करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज AR दवे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसके अलावा जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इसमें 3 सदस्य होंगे। ठीक है, फॉर्मर जज हैं AR दवे। इसके अलावा इसमें 3 और सदस्य कौन होंगे? डॉक्टर SY कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड भास्कर गांगुली। ठीक है, ये शामिल होंगे। भास्कर गांगुली फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन है। अच्छा, इसके अलावा ऑल इंडिया फेडरेशन की हम बात करें तो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की इंडिया में। इसका फॉर्मेशन 23 जून 1937 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है एंड इसका ऑफिशियल मैस्कॉट अभी जारी किया गया था, ईबा। ठीक है, बेसिकली ये वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाने के लिए ये ऑफिशियल मैस्कॉट जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस ऑन 1 नवंबर 2022। 1 नवंबर 2022 को भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस कौन सा राज्य लॉन्च करने वाला है? कर्नाटका, केरला, गुजरात एंड तमिलनाडु। बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से बताइए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज केरला। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस है, तो कोई भी मूवी थिएटर्स में आने के बाद ही सी स्पेस पे अवेलेबल होगी। एंड सी स्पेस ये एक इनिशिएटिव है केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, जो कि फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है फॉर फिल्म डेवलपमेंट इन इंडिया। इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का पहला स्टेट ओन्ड यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया गया। या तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लें कि केरला गवर्नमेंट ने या फिर पहला OTT प्लेटफॉर्म जो स्टेट ओन्ड वाला है इसका नाम क्या है? सी स्पेस है। किसने लॉन्च किया? केरला ने। 1 नवंबर को लॉन्च होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडियन रेलवेज विल पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपिंग एन इंडिजिनस हाइपरलूप सिस्टम। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली एंड IIT गुवाहाटी। सो क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? सो हाइपरलूप सिस्टम को डेवलप करने के लिए IIT मद्रास के साथ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्टनरशिप यहाँ पे करने वाला इंडियन रेलवेज। सो IIT मद्रास की एक टीम है जिसमें 70 स्टूडेंट्स हैं। इसका नाम है आविष्कार हाइपरलूप। ये 2017 में बनाई गई थी एंड इस टीम ने मोस्ट स्केलेबल डिज़ाइन अवार्ड जीता था एट द यूरोपियन हाइपरलूप वीक 2021 एंड इसी IIT मद्रास के साथ यहाँ पर इंडियन रेलवेज पार्टनरशिप करने वाला है स्वदेशी रूप से विकसित हमारे हाइपरलूप सिस्टम के लिए। इंडियन रेलवेज IIT मद्रास के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज भी सेटअप करेगा। हाइपरलूप सिस्टम आपका बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल किया जाता है इन लो प्रेशर ट्यूब्स, ताकि फटाफट से आपका एक जगह से दूसरी जगह से लोगों को या फिर गुड्स को बहुत तेज़ी की स्पीड से पहुंचाया जा सके। सो बेसिकली ये इसका पर्पज़ है हाइपरलूप का। सो हाइपरलूप का कंसेप्ट जो है किसने प्रपोज किया था? एलॉन मस्क ने किया था। सो स्पेसएक्स के सीईओ हैं, फाउंडर एंड सीईओ। सो हाइपरलूप की हम बात करें तो इसमें फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला, ये फास्टर एंड ग्रीनर आपका जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसके अलावा इसका लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसकी कम है और लेवल ऑफ जो मेंटेनेंस है वो भी कम है। सो इसके एडवांटेजेस हैं ये। तो आपको पूछ सकते हैं कि हाइपरलूप के इसमें से कौन से एडवांटेजेस हैं, मार्क करिए। ठीक है, सो याद रखिए फास्टर एंड ग्रीनर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट कम है,
ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है और लेवल ऑफ मेंटेनेंस भी बहुत कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप विच हैज विटनेस द बर्थ ऑफ ब्लैक होल्स फॉर द 500th टाइम? एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप एंड चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप। सो स्पेस टेलीस्कोप का नाम बताना है अभी जिसने ब्लैक होल के इमर्जेंस का को 500th टाइम जो है यहाँ पर देखा है। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज एस्ट्रोसैट। सो एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप ये इसरो का है। इसके अलावा हबल स्पेस, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप एंड चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप ये सभी नासा के द्वारा टेलीस्कोप बनाए गए हैं। ठीक है, सो जो ब्लैक होल्स हैं ये आपके बेसिकली रीजन्स होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज़ है, ये अपने थ्रू नहीं जाने देते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट भी यहाँ से पास नहीं कर सकती है ब्लैक होल से। ठीक है, कोई रेडिएशन, कोई लाइट यहाँ से पास नहीं कर सकती है। सो एस्ट्रोसैट जो है इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था ऑन 28 सितंबर 2015। इंपॉर्टेंट है कब लॉन्च किया गया था। कैडमियम जिंक टेलोराइड इमेजर CZT इसमें एक पार्ट है एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप में जो एक्सरे की पोलराइजेशन को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स WESP रिपोर्ट, India's GDP is projected to grow at dash in 2022, 8.4%, 6.4%, 5.6% and 4.9%. So क्या लगता है गाइस, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इंडिया का GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है इन्होंने। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा 6.4%। सो अभी ये जो रिपोर्ट है इसको प्रोड्यूस किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड सोशल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद UNCTAD एंड 5 अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सो इन्होंने कहा कि 6.4% से इंडिया का जो GDP है वो ग्रो करेगा 2022 में। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है दिस इज़ स्लोअर देन द लास्ट ईयर, पिछले साल कंपैरिजन में ग्रोथ स्लो है, लेकिन अभी भी ये मेजर इकोनॉमीज़ में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 2021 में इंडिया का GDP ये 8.8% से ग्रो हुआ था एंड इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2023 के लिए वो अभी 6% की गई है, सीइंग द करंट सिचुएशन। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो 2021-22 में जो ग्लोबली जो ग्रोथ रहेगी वो 3.1% रहेगी, जो कि प्रोजेक्टेड जो पहले ग्रोथ थी वो 4% थी, लेकिन अभी करंट सिनेरियो को देख के यहाँ पर उसको कम कर दिया गया है, प्रोजेक्शन को 3.1% कर दिया गया है। इसके अलावा जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है दिस इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू 6.7% इन 2022, जबकि भारत में हमने देखा कि बहुत समय बाद 2014 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा है एंड विश्व में भी हम देखें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 6.7% इन 2022। हायर प्राइसेस एंड शॉर्टेज ऑफ फार्मिंग इनपुट्स दीज आर बेसिकली इम्पैक्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। एक तो महंगाई, दूसरा जो फार्मिंग इनपुट्स हैं इसकी कमी के कारण जो भी भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो भी कृषि क्षेत्र हैं वो आपके प्रभावित हो रहे हैं। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाई इन्फ्लेशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू द लेबर मार्केट, सो प्राइवेट कंजप्शन कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। क्यों हुआ है उसके 2 कारण बताए गए हैं। एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, हाई इन्फ्लेशन है, दूसरा जो लेबर मार्केट है उससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो इन वजह से आपका प्राइवेट कंजप्शन इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। सो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि प्राइवेट कंजप्शन इन्वेस्टमेंट क्यों रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सो इसके लिए आपको ये जो रिपोर्ट आती है इनके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपको बीच में से भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। सो आई होप आपको क्लियर होगा ये। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया हैज साइंड एन MOU ऑन रिफर्बिशमेंट ऑफ ओल्ड Calder Community Project with which country? Turkey, Iran, Saint Vincent and Grenadines and Costa Rica। बताएंगे।
सो भारत ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइट्स के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट ने विजिट किया था, रामनाथ कोविंद ने, हमारे प्रेसिडेंट ने, सो उसी के दौरान यहाँ पर साइन किए गए हैं। इसके अलावा दोनों कंट्री ने एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस पे भी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी यहाँ पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट थी सेंट विंसेंट की, उसको भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एड्रेस किया था। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस की हम बात करें तो पहले मैं आपको इसका मैप दिखा देती हूँ। सो कैरिबियन सी में लोकेटेड है, सो आइलैंड कंट्री है। ये सेंट विंसेंट है, इसकी कैपिटल किंगस्टन है। ये ग्रेनाडाइंस का पोर्शन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में लाई करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ सेंट विंसेंट एंड नॉर्दर्न ग्रेनाडाइन आइलैंड्स, ये इसमें इतने शामिल हैं। चलिए, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल कौन से महीने में किया जाता है? जून में, मार्च या फिर अप्रैल? सो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे ये आपका मई के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एंड ये इस साल 20 मई को पड़ा है, वैसे तो 3rd फ्राइडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल 20 मई को ये पड़ा है। एंड इट इज़ ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो आपकी लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए दिन आपका मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए। इसको डेविड रॉबिन्सन ने स्टार्ट किया था और एंडेंजर्ड स्पीशीज कोalition ने मिलके 2006 में इसको स्टार्ट किया था। इसके अलावा थीम की हम बात करें तो रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, तो क्योंकि आपके जो स्पीशीज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, उनको रिकवर करना है, ये इस बार का थीम है। बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, वन हॉर्न राइनो जो कि आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ब्लैक बक, ये सारे आपके कॉमन एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो भारत में हैं। तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो लुप्त प्रजाति हैं, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, तो इसके लिए यहाँ पर मेजर्स लेने, कंजर्व करना है उनको। सो अभी क्या कारण है जिसकी वजह से वो एंडेंजर्ड हो गए हैं? सो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, एक तो बढ़ती आबादी के कारण, शहरी निर्माण हो रहे हैं, अर्बन कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, हर जगह पे आपकी फैक्ट्रीज खुल रही हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई होना, उनका हैबिटेट का लॉस होना, पोचिंग करना, ये सारे मेन थ्रेट्स हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को होते हैं। अच्छा, इसके अलावा IUCN की जो है रेड बुक डेटा है, जिसमें आपका स्टेटस जो है हर उसका दिया जाता है, हर उसका स्टेटस दिया जाता है एनिमल का कि भाई वो कौन से उसको बिलोंग करता है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है या फिर एक्सटिंक्ट हो गया है। सो इस तरह से इस बुक में पूरा ये सब डेटा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ टैक्सेशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद और राज्य विधायिका को कराधान के मामले में कानून बनाने की समान शक्ति है? आर्टिकल 279A, आर्टिकल 254, आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल 246A। सो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? So correct answer for this will be option 4, that is article 246A. So अभी क्या है, चर्चा में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मामले पर यहाँ पर चर्चा हो रही थी, that is related to the levy of interstate GST on ocean freight. So जो आपकी समुद्री माल है, ठीक है, उस पर जो IGST लगाया जाना चाहिए, उससे जुड़े मामले में फैसला आया था और उन्होंने कहा था कि IGST उस पर नहीं लगाया जाएगा। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो GST काउंसिल है, GST के लिए जो काउंसिल है, उसके सजेशन जो हैं ये आपका सेंटर और स्टेट पर बाइंडिंग नहीं होंगे, जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो परवेजिव होंगी बट वो बाइंडिंग नहीं होंगी। सो यही यहाँ पर रूल किया गया है। उन्होंने कहा कि फिस्कल फेडरलिज्म को डिसरप्ट कर सकता है, ठीक है, राजकोषीय जो संघवाद है उसको ये बाधित कर सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं किया जाएगा।
ऐसा नहीं है। सो आर्टिकल 246 में ऑलरेडी कहा गया है कि यहाँ पर इक्वल पावर्स हैं लेजिस्लेट करने की, स्टेट के पास, सेंटर के पास, ऑन द मैटर्स ऑफ टैक्सेशन। इसके अलावा आर्टिकल 279A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जीएसटी काउंसिल को यहाँ पर पावर देता है कि आप यूनियन और स्टेट्स को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड आपका आर्टिकल कौन सा है? 279A है कि आप जो भी मॉडल जीएसटी लॉ है, प्रिंसिपल्स हैं जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी के जो रेट्स हैं उस पर जो भी काउंसिल की मीटिंग होती है, रिकमेंडेशन होती है, वो उनको देता है स्टेट्स एंड सेंटर को, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को मानना बाध्यकारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। जीएसटी क्या है आपका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, फुल फॉर्म भी कई बार आपको पूछ लेते हैं। सो दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सो ये आपका 2017 में लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से आपका लागू किया गया है ये। एंड ये आपका कैसा टैक्स है? ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सो गाइज दिस वाज द न्यूज़ फॉर द डे। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इसको प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग कल फिर।